नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। किस प्रकार गलत धारणाएं समाज में और उन लोगों में है कि ये किस प्रकार मदद करता है। इन सब गलत धारणाओं को आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट जो बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि ताकि उन हस्बैंड और वाइफ को जिनका जीवन साथी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के उन्हें छोड़कर अलग से रहना शुरू कर देता है और उस व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि मेरे कहने पर, समझाने पर यह जीवन साथी वापस मेरी जिंदगी में आ सकता है और हमारे वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हो सकती है। परंतु होता क्या है कि इस सेक्शन 9 HMA के केस को बहुत ही गलत परसेप्शन में पेश किया जाता है, तब जब हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इसे कोर्ट में फाइल करता है। जैसे ही कोर्ट में 9 HMA फाइल होता है और उसका नोटिस वाइफ को मिलता है, तो वाइफ और उसके फैमिली इसे गलत परसेप्शन में लेकर और ये देखकर कि मेरे ऊपर केस फाइल किया है, सामने वाली पार्टी ये नहीं देखती है कि किस प्रकार उसने अपने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केस में कोर्ट में केस फाइल किया है। परंतु सामने वाली जो वाइफ है, जिसको आप अपने घर में लाना चाहते हैं, उसके साथ अपने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, वो इस चीज को तवज्जो ना देकर कि उसे घर बचाना है, अपनी शादी को बचाना है, वह आपके ऊपर भी तरह तरह के केसेस फाइल कर देती है। तो यह मिसकंसेप्शन की हमेशा ही 9 HMA का फाइल करने का फायदा होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको 9 HMA का फाइल करने का ही फायदा हो। दूसरा जो एक धारणा बनाई हुई है कि वकीलों ने या और लोगों ने कि आप जब 9 HMA फाइल कर देते हैं तो आपको बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं कि आपकी वाइफ आप पर झूठे केस नहीं कर सकती है, आपके ऊपर खर्चे का केस नहीं कर सकती है, आपको डिवोर्स का केस नहीं कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकते, दहेज का केस नहीं कर सकती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। 9 HMA एक सिविल केस है और यह सामने वाली पार्टी को केस फाइल करने से, केस को अपने अधिकारों को लेने से नहीं रोका है। किसी प्रकार से यह कानून दूसरे कानून के तहत दिए गए अधिकारों को नहीं रोक सकता है। तो देखिए, यह भी एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो बताया जाता है कि यदि आपने 9 HMA फाइल किया हुआ है तो वाइफ खर्चे का केस 125 का खर्चे का केस करके आपको खर्चा क्लेम नहीं कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो ये भी एक बहुत ही गलत वो है, क्योंकि खर्चा क्लेम करने का राइट उसके पास हमेशा है, चाहे 9 HMA आपने फाइल किया हो चाहे ना किया हो, वहां पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बात ऐसी है कि 9 HMA आपने फाइल किया और उसकी प्रॉपर डिग्री आपके पास है, आपके फेवर में है, तो थोड़ा एक लिमिटेड स्कोप ये है कि उस डिग्री को दिखाकर आप सामने जिस कोर्ट में वो खर्चा क्लेम कर रही है, 125 का केस किया है, वहां ये कह सकते हैं कि सर देखिए, मैं तो अपना घर बसाना चाहता हूं, कोर्ट ने मेरे को इस फेवर में डिग्री दी हुई है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कोर्ट उसको कंसीडर करे और आपको खर्चा ना देना पड़े और बिल्कुल ही उसमें आप बच जाएं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। फिर है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस का केस में आपको कोई हेल्प मिलेगी इससे, या दहेज प्रताड़ना के केसेस में आपको इससे हेल्प मिलेगी? तो ये भी बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है कि वो उसमें आपको मदद मिले। ये भी कोई खास हेल्प नहीं करता है वहां पर। क्यों? क्योंकि केसेस जो है वो वाइफ ने फाइल किए अपने राइट्स को अवेल करने के लिए, और आपका जो राइट था आपने सिविल केस किया 9 HMA का। दोनों में अंतर है और दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे को खत्म नहीं करते हैं। अब देखिए, नुकसान ज्यादा हो जाता है, समय वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होती है, एनर्जी वेस्ट होती है पेटिशनर की। क्यों? क्योंकि इसमें समय बहुत लग जाता है इस चीज को डिसाइड करने में
और उसको एक डिग्री पास करानी है। डिग्री पास कराने के बाद भी आपको यदि डिवोर्स के लिए जाना है तो 1 साल वेट करना होगा कि डिग्री आपकी नॉन एचएमए के आपके फेवर में है। उसके बाद 1 साल बाद आप कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि ये ग्राउंड है मेरा कि मेरे पास घर नहीं बसाना चाहती है। अब बात आती है कि 9HMA फाइल करने के और क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, ये नुकसान तो मैंने आपको बता दिया कि लिटिगेशंस हो जाएंगे, मल्टीपल लिटिगेशंस हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये सिविल नेचर का केस है और 9HMA आपने फैमिली कोर्ट में फाइल किया या सिविल कोर्ट में फाइल किया, जहां पर जैसी जुडिशन है जिस क्षेत्र में, जैसे ही आप फाइल करते हैं तो यदि सामने वाली पार्टी थोड़ी भी समझदार है और उसके वकील ने उसको अच्छे से समझाया है तो वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में अपना इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करेगी कि मुझे खर्चा चाहिए केस के लिए। और फैमिली कोर्ट में एक प्रोसीजर है कि जैसे ही आपकी हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ केस फाइल करता है तो सामने वाली पार्टी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी उसे देने होते हैं। वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, 7 से 15,000 20,000 तक के वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है वो हस्बैंड को वाइफ को प्रीमेच्योर स्थिति पे ही देने पड़ जाते हैं, स्टार्टिंग में ही देने पड़ जाते हैं। तो देखिए, ये खर्चा हो गया, लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो गए, सेक्शन 24 के अंतर्गत वो आपसे क्लेम कर सकती है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो केसेस आपके ऊपर फाइल हो रहे हैं वो लेडी जो है, वो आपकी जो वाइफ है, वो अपने क्षेत्र में फाइल करेगी, क्योंकि 9HMA आप अपने क्षेत्र में फाइल करते हैं तो जितने भी उसके खिलाफ या उससे प्रेरित होकर उससे आपको और बदला लेने की पोजीशन में वो आप अपने क्षेत्र में केसों को फाइल करेगी। और अपने क्षेत्र में केस फाइल करेगी तो आपको वहां पर अदालतों में धक्के खाने होंगे, अदालतों में जाना होगा और अदालतों में अपने केस को प्रूफ करना होगा। वो आपके एक केस में आएगी और आपको 4 केसों में वहां हाजिरी लगानी होगी। तो देखिए, 9HMA का जो मैं शुरू से एक बात को बोलता रहा हूँ, 9HMA का जो केस है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का जो केस है वो हमेशा 2 धारी तलवार होती है। जो सामने वाले का नुकसान करती है उससे कहीं ज्यादा कई बार जो उसको चला रहा है उसका भी नुकसान कर देती है। तो इसका जो प्रयोग है सोच समझ कर करना चाहिए, कब फाइल करना चाहिए, ठीक है, जब आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड हो और अच्छे से आप अपने केस को रख पाए तभी फाइल कीजिए। नहीं तो अन्यथा सिर्फ आप इसलिए फाइल करेंगे कि मुझे ये दूसरे केसों से बचाएगा और अपनी वाइफ के जो झूठे केसेस हैं उनमें मेरे को मदद करेगा, उससे बचने में मदद करेगा, तो ये गलत है। ऐसा नहीं हो रहा है। और कोर्ट का जो एक ट्रेंड चल रहा है इंडियन कोर्ट्स का जो हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में, वो बहुत ही अलग है कि 9HMA को कुछ हेल्प करता, पिटिशन को कुछ हेल्प करता है। तो मेरा ये कहना है कि 9HMA जब भी आप फाइल करें तो सोच समझकर फाइल करें, ये देखते हुए कि इसका फायदा है या नुकसान है। तो मेरा ये आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए इसको, ताकि और लोग भी देख सकें। धन्यवाद।